नमस्कार सभी को। तो हम पीछे का जो पार्ट कर रहे थे फिजिक्स की क्लास में, तो बल वगैरह का जो भी पार्ट है वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था और यहाँ से हमारी रियल फिजिक्स स्टार्ट होगी। अभी तक जो चीज़ें हम लोग कर रहे थे वो विस्थापन, वो सारी चीज़ें लगभग मैथ से जुड़ी हुई चीज़ें थी। यहाँ से सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वो जुड़ते जाएंगे और वो सारी की सारी चीज़ें हमारे साथ काम आती चली जाएंगी। अगर पीछे के पार्ट में कहीं से भी कोई दिक्कत है तो उस चीज़ को क्लियर कीजिए और यहाँ से हमारी जो रियल फिजिक्स है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो हमारा चल रहा है और मैकेनिक्स के इस पार्ट में हम लोग आज कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में बात करेंगे। तो पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, अगर है तो हम तक पहुँचाइए, जैसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को वापस देखिए, वहाँ जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उन चीज़ों को रिपीट कीजिए और कंटिन्यू इन चीज़ों के साथ बने रहिए। अगर आप लोग कंटिन्यू नहीं देखेंगे तब प्रॉब्लम आएगी, ये चीज़ मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये भी कि हमें डेफिनेशन सेम टू सेम याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कार्य के बारे में बात करेंगे आज। देखो, बल के बारे में हम लोगों ने बात की थी और बल से ये पूरा का पूरा पार्ट रिलेट हो रहा होगा। मैं पहले चीज़ें उसी प्रकार हम चलेंगे, मैं पूरी चीज़ें पहले लिख लेता हूँ, हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और उसके बाद इन पे क्वेश्चन कर रहे होंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करें कार्य। कार्य क्या होगा उसकी परिभाषा अगर देखना चाहें तो कार्य जो भी होगा वो होगा बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। मैं इस चीज को दूसरे तरीके से भी लिख रहा हूं कि विस्थापन इंटू, मैं इस चीज को लिख देता हूं विस्थापन की दिशा में बल। बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन या विस्थापन इंटू विस्थापन की दिशा में बल, दोनों तरीके से इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। अब देखो, पहले मैं नॉर्मल इस चीज़ को समझते हैं, उसके बाद इस चीज़ को देखेंगे मैंने दोनों कैसे लिखा है। अगर मान लो ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर इस दिशा में हम बल लगा रहे हैं। मान लेते हैं ये कोई गाड़ी है, चलो ये गाड़ी है और इस गाड़ी को रस्सी की सहायता से बांध के इस दिशा में हम लोग बल लगा रहे हैं। चलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छा बना लेता हूँ। मान लेते हैं गाड़ी इस दिशा में जा रही है और रस्सी बांध के, नॉर्मली हमारे जीवन में ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है। बच्चे को जैसे ही गाड़ी धागे से बांध के दे दी जाती है तो बच्चा तो उसको ऊपर की तरफ ले रहा होता है, हाइट पे होता है ना कुछ, बिल्कुल सीधा नहीं खींच रहा होता। तो इस कोण को मैं थीटा मान लेता हूँ, दोनों के बीच जो कोण है। गाड़ी इस दिशा में चलेगी आगे की तरफ और बालक जो भी होगा उस वस्तु को थोड़ा सा हाइट पर ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, मतलब प्लेन में बिल्कुल उस तरीके से बल नहीं लग रहा होगा। तो विस्थापन इस दिशा में है तो मैं ये डायरेक्शन मान लेता हूँ एस की है, बल ऊपर लग रहा है तो ये एफ, दोनों चीजें आ गई। अब बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन अगर देखना है तो एक चीज हमें यहां से समझनी है कि अगर इस प्रकार से कोई भी वेक्टर है, ये कोई भी वेक्टर है, कुछ भी वेक्टर मान लेते हैं, इसको मैं v मान लेता हूं, चलो वेक्टर v। ये अगर कोई वेक्टर v है और ये जो घटक कोण बन रहा है, ये कोण जो है वो कौन सा है, कोण इसका कितना है, थीटा है। तो थीटा के साथ जो भी घटक आएगा, थीटा के साथ जो भी घटक आएगा वो हमेशा कोस थीटा के पदों में रहेगा, तो वो आ जाएगा v कोस थीटा। एक घटक ये आ गया, कोण ये भी बन रहा है तो एक लंबवत घटक भी इसका बनेगा और लंबवत घटक जो भी होता है वो हमेशा किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो दिशा में जो भी घटक आएगा, याद रखना थीटा की डायरेक्शन में जो भी घटक आएगा वो हमेशा कौन सा रहेगा, कोस थीटा रहेगा और लंबवत जो रहेगा वो क्या रहेगा, साइन थीटा। ये अगर वेक्टर v है तो इसकी दिशा में कौन सा घटक आ जाएगा, v कोस थीटा, और लंबवत कितना आ जाएगा, साइन थीटा। एक बार इतनी चीजें याद रखनी है, जब वेक्टर का हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंगल हमें कैसे लेना है, ये घटक कैसे आया है, कोण दोनों के बीच कैसे बन रहा होगा, वो सारी चीजें हम वहां देखेंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ एक बार इतनी चीज याद रख लो कि लंबवत अगर हम घटक यूज कर रहे होंगे तो हमेशा कौन सा कोण यूज करेंगे, साइन थीटा के साथ यूज करेंगे, और अगर उसी दिशा में यूज कर रहे होंगे तब हमेशा कौन सा यूज कर रहे होंगे, कोस थीटा यूज कर रहे होंगे। इतनी सी चीज। अब देखो,
हमारी जो परिभाषा है वो क्या है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अब एक बार आसानी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि बल ऊपर की तरफ लग रहा है, इसके हम और दिशा हम ये मान लेते हैं एस, कि इस दिशा में जो गाड़ी चल रही है इसी दिशा में हम क्या मान लेते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने डायग्राम बनाया उसी से कुछ मिल रहा है ये। तो यहाँ जो घटक आएगा एफ का वो कितना आ जाएगा, एफ कोस थीटा, और लंबवत दिशा में जो जाएगा वो कितना जाएगा, एफ साइन थीटा जाएगा। तो यहाँ से देखें एफ कोस थीटा घटक क्या आ रहा है इसका, बल का, और विस्थापन इसमें कितना आ रहा है, एस आ रहा है। तो दोनों को जब गुणा कर लेंगे एफ एस कोस थीटा, ये कार्य का क्या बन जाएगा, हमारा सूत्र बन जाएगा जो मैंने यहाँ लिखा है। बल ये जो घटक लिखेंगे वो लिख लेंगे, और इस दिशा में विस्थापन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारा एस आ रहा है। मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ इन दोनों परिभाषाओं को समझने के लिए। देखें जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, बल का जो घटक आ रहा था वो कितना आ रहा था हमारा, एफ कोस थीटा, और विस्थापन जो आ रहा है वो कितना है, एस है। तो दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख लें, एफ एस कोस थीटा, ये रहा विस्थापन, गुणा कर रहे हैं विस्थापन की दिशा में बल, ये रहा एफ कोस थीटा, जो विस्थापन मैंने लिया था उसी दिशा में। चलो बना लेता हूं मैं वापस, ये था एस, ये बल लग रहा था हमारा एफ, ये कोण अगर थीटा था तो ये घटक कौन सा आ रहा था, एफ है कोस थीटा। लंबवत वाला हमारे काम नहीं आएगा तो मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ। तो एफ एस कोस थीटा, ये जो विस्थापन है इसकी दिशा में बल, विस्थापन की दिशा में बल कितना है, एफ है कोस थीटा, और विस्थापन कितना है यहाँ एस। तो दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। अब देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, मैंने लिख दिया एफ अलग लिख दिया और एस कोस थीटा मैंने अलग लिख दिया। अब कोस थीटा का मतलब क्या है, समांतर घटक या जो दिशा साथ हम यूज करेंगे उसका घटक आ जाएगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। अगर यहाँ साइन थीटा होता तो हम क्या बोलेंगे, याद रखना इस चीज को, बहुत जगह चीजें ये काम आएगी। जब भी हमारे पास साइन थीटा काम आएगा, साइन थीटा हमेशा लंबवत घटक के लिए हम यूज कर रहे होंगे, कोस थीटा हमेशा साइन थीटा लंबवत दिशा के लिए और कोस थीटा हमेशा उसी की समांतर में या उसी दिशा में हम यूज कर रहे हो। तो ऐसे लिख दूं तो अब ये पहली परिभाषा बन गई ना, बल एफ और बल की दिशा में विस्थापन। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों चीजों को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो हमें जो मेन चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ये तो आगे बल की दोनों कार्य की परिभाषा और फॉर्मूला हमारे पास यहां से जो कार्य का आएगा, कार्य को हम डब्ल्यू से लिखेंगे तो यह आ जाएगा एफ एस और कोस थीटा। ठीक है, दोनों फॉर्मेट में हम जब यूज करेंगे तो ये दोनों परिभाषाएं हमारे पास बनती चली जाएंगी। ये बात होगी हमारी कार्य की परिभाषा के बारे में। तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य की परिभाषा जो भी आएगी वो आ जाएगी एफ एस कोस थीटा आ जाएगी। अगर हम लोग बात करना चाहें दूसरे पदों में, ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। और एक चीज और भी लिख देता हूं चलो मैं, कि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में दर्शा रहा हूं, एफ डॉट एस, ये जो मैंने लिखा है ये वेक्टर में लिखा है, सदिश रूप मैंने इसका लिखा है। कई बार क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि कौन सा सदिश रूप सही है। तो यहाँ एक बार क्रॉस दिया हुआ मिलेगा, एक बार डॉट दिया हुआ मिलेगा, एक बार डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो इन दोनों के बीच ये जो मैंने डॉट किया है, ये डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट का मतलब रहेगा कि उन दोनों के बीच अदिश गुणनफल हो रहा है। तो वेक्टर में पढ़ेंगे वो चीज जो अदिश गुणनफल हो रही है वो, तो ये इसका सदिश रूप है। लेकिन हमें फॉर्मूला हमेशा यही याद रखना, एफ एस कोस थीटा के। ठीक है, अब देखो दूसरा इसका फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो ये कि जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य उस वस्तु में गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में जो भी परिवर्तन आएगा वो हमेशा किए गए कार्य के बराबर होगा। तो W का जो दूसरा फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा डेल के। गतिज ऊर्जा को K से लिखेंगे और डेल को परिवर्तन से लिखेंगे हम। तो गतिज ऊर्जा में जो भी परिवर्तन आएगा वो किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर होगा। यहाँ लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लें, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो हम जो भी कार्य करेंगे, कितना कार्य हम लोगों ने किया है वो किससे माप सकते हैं हम, ऊर्जा के पदों में। गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन आएगा वही किसके बराबर हो जाएगा, किए गए कार्य के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास कार्य के दो फॉर्मूले निकल के आ गए, एक W बराबर एफ एस कोस थीटा और एक W बराबर डेल के।
दोनों पर क्वेश्चन बन सकता है। और इस पार्ट में जो भी हम चीज़ें करेंगे इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म ही ज़्यादा पूछी जाती है। इस प्रकार से भाषा पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। भाषा पे जो क्वेश्चन बनेगा वो किस पे बनता है, बल में बढ़िया बनते हैं क्वेश्चन। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो, अब हम बात करेंगे, ये कार्य की बात आ गई। और अगर कार्य के मात्रक के रूप में लिखना चाहें तो कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए कि कार्य जो है सदिश है या अदिश राशि है, तो कार्य जो भी है वो क्या है, एक अदिश राशि है। ये दो एक्सटर्नल पॉइंट हम यहाँ याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा। जूल मात्रक होगा और कार्य जो होगी वो एक क्या रहेगी, अदिश राशि रहेगी। अब हम बात करेंगे कि कार्य किया गया जो कार्य होगा कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो देखो, कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, और तीनों को हम अलग अलग पदों में देखेंगे कैसे कैसे। देखो, पहला पार्ट देख लेते हैं। धनात्मक कार्य के रूप में धनात्मक कार्य है, इसका मतलब जो भी W कार्य का जो मान आएगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। कार्य को मैंने अभी अभी बताया कि जो भी किया गया कार्य होगा उसको हम डेल के से लिखेंगे। गतिज ऊर्जा में जो भी परिवर्तन आएगा वो हमेशा किए गए कार्य के बराबर रहेगा। डेल के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो परिवर्तन हमेशा कैसे निकालते हैं, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान हमेशा किसके बराबर आता है, परिवर्तन के बराबर आता है। तो अगर मैं यहाँ से लिख दूं के एफ गतिज ऊर्जा का फाइनल अंतिम मान और के आई गतिज ऊर्जा का प्रारंभिक मान, ये जो मान होगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। अब मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा के एफ और के आई, दोनों में संबंध ये आ जाएगा, ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, इस पार्ट में से चाहे हम कार्य की बात करें, चाहे ऊर्जा की बात करें या शक्ति की बात करें, इन तीनों पॉइंट में से क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा जाता है। इस प्रकार न्यूमेरिकल चीज़ें ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, थ्योरी कम पूछी जाती है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से लेके चल रहा है हमें, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा जो रहेगी वो अधिक होगी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से। तो अंतिम गतिज ऊर्जा का मान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। ये किए गए कार्य जो धनात्मक होगा उसके लिए कंडीशन हमारे पास निकल के आ जाएगी। अब देखिए, अगर मैं दूसरी फॉर्म में लिखना चाहूं तो दूसरा जो सूत्र था हमारा, दूसरा जो फॉर्मूला था वो क्या था, एफ एस कोस थीटा। तो एफ एस कोस थीटा, इसका मान भी क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, अगर किया गया कार्य हमारा धनात्मक है तो। अब देखो, एफ यह मान रहेगा, बल का मान कितना है उसके बारे में बातचीत कर रहे होंगे, विस्थापन का मान कितना है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये दोनों वैल्यू तो हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव। हमने कितना बल लगाया है वो पॉजिटिव रहेगा, विस्थापन कितना हुआ है वस्तु में वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ वैसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विस्थापन के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि विस्थापन के कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। लेकिन यहाँ हम केवल मान रख रहे होंगे, मैं वेक्टर का साइन भी यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। तो केवल कितनी वैल्यू आएगी विस्थापन की उसके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। तो ये दोनों मान तो पॉजिटिव रहेंगे। तो किसको पॉजिटिव बनाना है हमें, कोस थीटा को। तो यहाँ से अगर कोस थीटा ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोस थीटा पॉजिटिव होता है हमेशा थीटा का मान अगर 0 और 90 डिग्री के बीच हो, तब 0 और 90 डिग्री के बीच होगा। वेक्टर के बीच जो भी एंगल बनेगा वो 0 से 180 के बीच बनेगा, अधिकतम 180 से ऊपर नहीं जाएगा। तो 0 और 180 में कोस थीटा जो पॉजिटिव होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। तो दो कंडीशन हमारे पास निकल के आ चुकी है। कार्य अगर किया गया धनात्मक कार्य है तो एक तो अंतिम गतिज ऊर्जा का मान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से अधिक होगा, दूसरा कि थीटा का जो मान होगा, बल और विस्थापन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा होगा वो कोण हमेशा क्या रहेगा, 0 और 90 डिग्री, मतलब न्यून कोण रहेगा। अब देखो, किया गया जो कार्य होगा वो धनात्मक है, तो धनात्मक कार्य का हम एग्जाम्पल भी देख लें। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को इस दिशा में हमें गति करवानी है, विस्थापन इस धक्का देना है। तो कार्य किया गया धनात्मक तभी होगा जब कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। 0 से 90 का मतलब 90 तो ये बनेगा, अब ये 90 डिग्री कोण बनेगा, समकोण।
तो इन दोनों के मध्य कोई भी कोण अगर बन रहा होगा, इन दोनों के मध्य अगर कोई भी कोण बन रहा होगा बल और विस्थापन के मध्य, तो किया गया कार्य क्या रहेगा हमारा? धनात्मक। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था जो गाड़ी वाला, उस एग्जाम्पल में भी तो क्या था? कोण कम बनता है भाई। धागा जो इस प्रकार बनता है, जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है वो ऐसे नहीं होता बिल्कुल ऊपर, तो 90 से ज़्यादा तो आगे जाएगा तब होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और धनात्मक जब भी कार्य किया जाएगा तब हमारा जो कार्य होगा, तो जो वस्तु होगी उसको हम क्या कर रहे होंगे? गति प्रदान कर रहे होंगे। तो ये पॉइंट भी हम ध्यान रख सकते हैं। धनात्मक कार्य में हम वस्तु को गति प्रदान कर रहे होंगे, वस्तु को गति प्रदान कर रहे होंगे। तो ये 3 पॉइंट बनते हैं हमारे पास, ये वाला, ये और ये। इन तीनों पॉइंटों को ध्यान रखना है हमें। एक बार थ्योरी हम समझ लेते हैं पूरी, क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और शायद जैसे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है तो मैकेनिक्स का पार्ट जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैकेनिक्स के पूरे पार्ट पर हम क्या कर रहे होंगे? न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। एक साथ में 20-25 क्वेश्चन आप लोगों को कोशिश करूंगा एक क्लास में आप लोगों को एक साथ करवा दूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीछे के एग्जाम में जो आए हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पीछे आए हुए हैं वो हम समझ भी लेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन जितने मैंने पॉइंट लिखाए हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन बन रहा होगा। अब मान लेते हैं इस पे क्वेश्चन देखा जाए तो करेगा क्या? ये बोल देगा कि किए गए कार्य के धनात्मक होने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इनमें से कंडीशन डाल देगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बस इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने, जितने मैं पॉइंट नोट करवा रहा हूँ क्वेश्चन वही उसी प्रकार के बनने हैं। लेकिन फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। उस चीज़ को हम जितना जल्दी समझ पाएंगे उतनी बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चन पर कर पाएंगे। तो कई बार तो लैंग्वेज इस प्रकार की आ जाती है कि हम ये भी नहीं समझ पाते कि सामने वाला पूछना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। लेकिन हम करेंगे अच्छे से सारे क्वेश्चन और धीरे धीरे करते जाइए साथ के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन में पूरी फिजिक्स आप लोगों को कंप्लीट करवा सकता हूँ, टाइम लगेगा। जितने भी टॉपिक है हमारे बिल्कुल आराम से करेंगे, किसी भी टॉपिक में हम लोगों ने जल्दबाजी नहीं की है और उसी धैर्य से आप भी काम लीजिए। जितना पार्ट करवाया जा रहा है उसको मेंटेन रखो। मैटर में कोई दिक्कत नहीं है कि जितना बढ़िया तरीके से हम आपको डिलीवर कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, ऋणात्मक कार्य के बारे में। ये बात हो गई धनात्मक कार्य के बारे में। अब ऋणात्मक कार्य के बारे में बात करें। देखो दूसरा पार्ट ऋणात्मक कार्य कि किया गया जो कार्य हमारा होगा वो नेगेटिव कब होगा। तो किया गया कार्य अगर नेगेटिव है तो इस W का जो मान आएगा वो क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा, 0 से कम आ रहा होगा। तो वही सेम चीज़ लेके चलनी है। कार्य को हम किससे लिखेंगे? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से। इसका मान क्या रहेगा? लेस देन 0। इसका मान अगर लेस देन 0 है तो परिवर्तन को हम किससे लिखेंगे? KF माइनस KI से। ये लेस देन 0 होगा। इसका मतलब KF अगर KI इधर चला जाएगा तो KI का मान, यहाँ पहली कंडीशन से उल्टा मान आ चुका है कि प्रारंभिक स्थिति में जो गतिज ऊर्जा का मान है वो अंतिम से ज़्यादा है। ये ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ के बारे में यहाँ देखें, FS cos थीटा, ये भी क्या होगा? लेस देन 0। तो F और S के बारे में बात हो चुकी है कि ये दोनों में केवल वैल्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ केवल मान किस पे आ जाएगा? कोस थीटा पे। और कोस थीटा का जो मान होगा वो कितना रहेगा? लेस देन 0। और कोस थीटा का मान लेस देन 0 इसमें कब बनेगा? जब कोण का मान 90 डिग्री से 180 के डिग्री के बीच में होगा। तो जो भी वस्तु जिस पर भी हम बल लगा रहे होंगे और उस वस्तु में जो विस्थापन हो रहा है तो क्या होगा? अगर कोण 90 से अधिक है, 180 डिग्री से कम है, उस कंडीशन में केवल। अब देख लेते हैं, मान लेते हैं ये वस्तु है हमारी, ये आगे की तरफ गति कर रही है, विस्थापन इसका आगे की तरफ है। हम क्या कर देते हैं, इस पर रस्सी बांधते हैं और पीछे की तरफ एक इस प्रकार बल लगा रहा हूं मैं किसी एंगल पे। ये मैंने 90 डिग्री से अधिक बनाया है कोण, ठीक है। यहाँ 90 बन जाएगा, ये 90 से अधिक है। ये जो कोण बन रहा है ये पूरा 90 डिग्री से अधिक, तो विस्थापन इसमें आगे की तरफ हो रहा है और हम बल लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो देखो अगर बल का मान 180 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम रहेगा, भाई वेक्टर में जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा 180 डिग्री से कम रहेगा। वेक्टर में कोई भी एंगल कभी भी 180 डिग्री से अधिक नहीं बनेगा। ये चीज़ हम वेक्टर में समझ लेंगे कैसे कैसे बन रहे होंगे।
यहाँ भी ध्यान रखना है। तो ये पीछे की तरफ विस्थापन, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बल लग रहा होगा वो गति की अपोजिट लग रहा होगा। इसका मतलब जब भी ऋणात्मक कार्य होगा उस दिशा में हम क्या कर रहे होंगे, उस कंडीशन में हम क्या कर रहे होंगे, वस्तु को रोक रहे होंगे। तो ऋणात्मक जो भी कार्य किया जाता है वो वस्तु को रोकने के लिए काम में लिया जाता है, रोकने में या गति कम करने में काम लिया जाता है। वस्तु को अगर हमें रोकना है तो हम अपोजिट बल लगाएंगे, या वस्तु की गति को कम करना है तब भी। तो ये तीन चीजें इसमें वापस ध्यान रखनी है हमें। गतिज ऊर्जा में संबंध क्या आ रहा है, कोण में क्या आ रहा है, और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। क्लियर होंगे? चलिए तीसरा और देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद हम इस चीज को कनेक्ट करेंगे कुछ किसी क्वेश्चन के माध्यम से। धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, बचा है शून्य। अगर किया गया कार्य शून्य हो तो किया गया कार्य शून्य हो तो, अब किया गया कार्य शून्य, इसका मतलब W का जो मान होगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। W अगर 0 है इसका मतलब डेल के का जो भी मान है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और डेल के हम कितनी बार से लिख रहे हैं, के कितना होगा, KF माइनस KI बराबर 0। अब इसको आगे ले जाएं तो दोनों मान बराबर आ जाएंगे, तो यह आ जाएगा KF बराबर KI। ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। पहली जो कंडीशन थी उसमें अंतिम गतिज ऊर्जा का मान अधिक था, दूसरी जो कंडीशन थी उसमें प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान अधिक था। लेकिन अगर किया गया कार्य अगर हमारा शून्य होगा तो दोनों कंडीशन में जो गतिज ऊर्जा का मान आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, हमारा बराबर आ रहा होगा। दूसरी चीज अगर हम बात कर ले FS कोस थीटा, ये भी जिस 0 के बराबर आएगा। तो अभी तक हम F और S के मान के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने उस चीज को छोड़ लिया। अब यहां भी देखना पड़ेगा, अगर कार्य 0 है इसका मतलब उस पर अगर हम लोग बल 0 लगा रहे हैं तो बल का जैसे ही मान 0 रखेंगे पूरे मान भी कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। दूसरा, S अगर 0 है, विस्थापन 0 है, तब भी क्या होगा, कार्य 0 होगा। और कोस थीटा का मान 0 है, तो कोस थीटा 0 होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री पर। तो अगर बल और विस्थापन की दिशा अगर एक दूसरे के लंबवत आती है उस कंडीशन में भी क्या होगा, किया गया कार्य 0 रहेगा। देखो बल 0 है, इसका मतलब वस्तु है उस पर हम कोई बल लगा ही नहीं रहे, बल नहीं लगा रहे तो हम कोई कार्य नहीं कर रहे। विस्थापन 0 है। कई बार कंडीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे पुल्ली वाला एग्जाम्पल काफी फेमस है कि एक पुल्ली है और वो सामान अपने सर पे रखा हुआ है और वो गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा के द्वारा किया गया कार्य। अब गतिज ऊर्जा हमें समझनी है, गति जो गुरुत्वीय बल होगा, सॉरी गतिज ऊर्जा नहीं, गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्वीय बल जो होगा वो कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, और व्यक्ति कहाँ जा रहा होगा, आगे की तरफ। देखो इस चीज को समझ ले, गुरुत्वीय बल हमेशा नीचे की तरफ लगेगा और व्यक्ति जो जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ देखें दोनों में कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, बन रहा है 90 डिग्री। तो गुरुत्वीय बल के द्वारा अगर एक पुल्ली आगे की तरफ गति कर रहा है तो उस दौरान गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम लोग कि पुल्ली ने कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन गुरुत्वीय बल के द्वारा जो कार्य किया गया वो 0 है। उसका पेशीय बल हो सकता है, अन्य जो भी बल होंगे उनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो किया जाएगा, तो वो मेहनत करता है इस चीज के मामले। तो F 0 मतलब हमने बल नहीं लगाया, विस्थापन 0। दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, कितना भी धक्का दे लें अगर दीवार अपनी जगह से विस्थापित नहीं हो रही है तो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कितना होगा, 0। अब ये भी स्वाभाविक सा क्वेश्चन है कि हम लोग मान लेते हैं दीवार को धक्का देना स्टार्ट करते हैं तो कितना भी पसीना आ जाए, कितनी भी हम ऊर्जा वेस्ट कर ले, सुबह से शाम तक लगे रहें, लेकिन अगर दीवार में विस्थापन नहीं हुआ तो किया गया जो कार्य होगा वो कितना रहेगा, हमारा 0 रहेगा। लेकिन हमारी जो ऊर्जा वेस्ट हो रही होगी वो अन्य फॉर्म में हो जाएंगी, ठीक है। तो जब ऊर्जा पढ़ेंगे तब इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये कंडीशंस बन सकती हैं यहाँ पर, और ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी यहाँ पर। तो तीनों कार्य जो हैं वो मैंने कंप्लीट करवा लिए, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य, तीनों बारे में चर्चा हो चुकी है। अब देखें हम इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें कार्य करेंगी। देखो
क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है बार बार यूज हुई है। मैं हम एक बार यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ। जब ऊर्जा पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज़ को कि गतिज ऊर्जा क्या है क्या नहीं। तो नॉर्मल सी परिभाषा से हम यही समझ सकते हैं कि अगर कोई भी वस्तु गति कर रही है, गतिशील अवस्था में है, तो उसकी गति के कारण जो उसकी ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा के पदों में आएगी। इस गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। 1/2 mv² के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, वस्तु का द्रव्यमान हमें पता होगा और गति निकालते ये वेग का मान रखते जाएंगे यहाँ, और हम गतिज ऊर्जा का मान भी निकालते जाएंगे। तो दोनों उस कंडीशन में गतिज ऊर्जा का मान चेक कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन मैंने ये दे रखा है कि एक व्यक्ति है ये, और इसका वेग जो प्रारंभिक वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, अंतिम वेग इसका जो है वो 8 मीटर प्रति सेकंड है। इस दिशा में अगर वो जा रहा है और जाने में मान लेते हैं, चलो टाइम ले लेते हैं, आवश्यकता तो शायद नहीं है इसमें, 10 सेकंड का टाइम वो ले रहा है, और इस व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो 40 kg है। इतने सारा डाटा हम लोगों ने ले लिए। अब हमें ये चेक करना है कि इस प्रोसेस में उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है। इस चीज़ के बारे में हम देख रहे हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है, तो मैं पहले प्रारंभिक स्थिति में मान निकाल लेता हूँ, फिर मैं अंतिम स्थिति में मान निकाल लूँगा गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 1/2 mv²। 1/2 m का मान यहाँ भी 40 है, यहाँ भी व्यक्ति का द्रव्यमान सेम रहेगा, तो ये मान हम 40 लिख लेते हैं। प्रारंभिक जो मान है वेग का 1/2 mv, तो v का मान यहाँ कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये कट जाएगा इससे 20 से, और ये आ जाएगा 500। इसकी जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो 500 जूल होगी। ठीक है, ऊर्जा को हम जूल में ही मापेंगे, कार्य को भी जूल में ही नापेंगे। अंतिम जो आएगा वो भी सेम रहेगा, 1/2 mv²। यहाँ 1/2, द्रव्यमान यहाँ भी कितना है 40 ही रहेगा, और वेग की बात करें तो ये कितना हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1280 जूल, गुणा कर लेंगे तो ये आ गया। तो प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा उसकी कितनी है 500 है, अंतिम जो गतिज ऊर्जा वो कितनी है उसकी 1280। इसका मतलब गतिज ऊर्जा के मान में क्या हुई है, वृद्धि है। और मैं पीछे जो चीज़ें देख के आया हूँ वहाँ से आप लोग देखो कि गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा अधिक कौन से में होती है, कौन से में होगी, धनात्मक कार्य में होगी। तो यहाँ जो किया गया कार्य होगा वो कौन सा होगा, हमारा धनात्मक होगा। अब एक चीज़ हम थोड़ा सा सिंपल समझते हैं इस चीज़ को। मैंने सारी की सारी जो चीज़ें बात की हैं वो गतिज ऊर्जा के पदों में बात की है। मान लेते हैं अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि कितना कार्य किया गया, मान लेते हैं हमें यही पूछ लिया जाता कि यहाँ कार्य कितना किया गया है, तो कार्य के बारे में मैंने क्या बोला था आप लोगों को, जो भी कार्य होगा वो डेल के बराबर होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आ रहा है, ये 1280 और ये 500 है, तो दोनों को घटा देंगे, ये 1280 माइनस 500 और कर देंगे तो शायद 780 इसका मान आ रहा होगा, 780 जूल। तो अगर कार्य का मान हमसे पूछ लिया जाता है तब तो ये पूरी प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं हमें डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा होता कि इस प्रोसेस के दौरान जो किया गया कार्य है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो हमें ये नहीं करना है इतना बड़ा लैंग्वेज के पदों में। हमें सिर्फ इतना देखना है कि उसका वेग प्रारंभ में कितना है। देखो भाई डिपेंड किस पे कर रहा है, यहाँ 1/2 कांस्टेंट है, द्रव्यमान व्यक्ति का कांस्टेंट है, केवल किस पर निर्भर कर रहा है, ये वेग पर डिपेंड कर रहा है। वेग अगर प्रारंभ में कम है तो गतिज ऊर्जा भी कम होगी, वेग अगर आगे अधिक है, वेग बढ़ा है, इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। अगर ये मैं पार्ट पलट देता कि यहाँ प्रारंभिक वेग इसका 8 है और बाद में इसका 5 हो गया, तो वेग में क्या आ रही है, कमी आ रही है। वेग में कमी आ रही है, इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा में भी क्या आ रही होगी, कमी आ रही होगी। तब कार्य किया गया कौन सा होता, ऋणात्मक होता। तो अगर हमें कार्य का मान ही पूछ लिया जाए तब ये मान हमें निकालने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं होगा हमारे पास, ये मान निकालने पड़ेंगे, ये इतना मान निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर केवल हमसे ये पूछा जाता है कि किया गया कार्य धनात्मक है या ऋणात्मक है, तब इतना नहीं करेंगे, केवल वेग देख लेंगे। वेग अगर बढ़ रहा है तो कार्य धनात्मक होगा, वेग अगर कम हो रहा है तो कार्य ऋणात्मक होगा, और अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो किया गया कार्य जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, कोई कार्य नहीं किया जाएगा। आ गया होगा शायद समझ में। मैं थोड़ा सा आप लोगों को
जो मैंने दूसरा फॉर्मूला यूज किया था एफ एस कोस थीटा, उसका यूज भी यहाँ देख लेते हैं कैसे आएगा। एफ एस कोस थीटा, भी दोनों के बीच एंगल तो वही है ना, जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में बल लगाया जा रहा है। तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं उस कोस थीटा को हटा लेता हूँ। देखो चलो लिख लेते हैं कोस थीटा, थीटा का मान 0 होगा, पूरे कोस थीटा का मान 0 नहीं होगा, ये समझना है। थीटा अगर 0 है तो कोस 0 का जो मान होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो कोस 1 ये आ जाएगा, इस कोस पूरे थीटा का मान, कोस थीटा का मान आ जाएगा 1। देखो यहाँ जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और कोस 0 डिग्री का जो भी मान होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इन दोनों के बीच यहाँ विस्थापन इसी दिशा में हो रहा है, बल भी इसी दिशा में लग रहा है, तो दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो यहाँ एंगल जैसे 0 देख के पूरे को 0 नहीं कर देना, हमें इस चीज़ को समझना है। तो थीटा अगर 0 है तो कोस थीटा का मान आएगा 1, और इस पूरी संख्या को जब 1 से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ये देख ले। अब आई बात W का मान निकालना है, तो हमें F और S दोनों का मान निकालना होगा। तो देखो कैसे निकाले, S का मान विस्थापन, आपको शायद पीछे की चीजें याद होंगी, तो विस्थापन क्या होता है, S बराबर होता है औसत वेग इंटू टी, 5 8 दोनों का औसत, 5 और 8 जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, 13/2, और टाइम कितना है हमारे पास, 10 सेकेंड। तो S का मान आ जाएगा। बल कितना होता है, F बराबर m a, बल F बराबर कितना होता है, m a, m का मान है, a का मान क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 5 से 8 जा रहा है, तो कितने का परिवर्तन आ रहा है, 3 का। वेग में परिवर्तन की दर, टाइम से भाग भी लगेगा तो कितना, 10 सेकेंड। तो ये दोनों वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ रख लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग खुद करना, आंसर वही आएगा 780 वाला, सेम आएगा दोनों से, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अपने आप करने की कोशिश करना, ताकि हमें पता भी चले कि पीछे की चीज़ें हमें कितनी समझ में आ रही है, कितना हम अप्लाई कर रहे हैं। और आज की क्लास में मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया था ये चीज़, कि हम लोग यहाँ से असली फिजिक्स जो बढ़िया तरीके से हैं, उस चीज़ों को सब कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझने की कोशिश करें। पीछे का जो पार्ट था वो थोड़ा सा फंडामेंटल था, कि हमें प्रोसेस के साथ चलना है, बिल्ड करना था धीरे धीरे उन चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। तो अब मैं उम्मीद करूँगा ये कार्य का पार्ट है हमारा, कार्य में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। बाकी नेक्स्ट केवल मैं यहीं तक रो रहा हूँ, ऊर्जा और शक्ति का जो भी पार्ट है वो मैंने नहीं करवाया आज की क्लास में, लेकिन आज जितना करवाया उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से इन चीज़ों को समझिए। अगर आप लोगों के पास जहाँ भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को करिए। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी मैं ऊर्जा और शक्ति कंप्लीट करके कोशिश करूँगा उसमें क्वेश्चन करवा दूँ। अगर नहीं हो पाएगा, ऊर्जा का थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, बड़ा पार्ट है, तो शायद नहीं हो पाए नेक्स्ट क्लास में एक साथ, तो लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं पहले करवाऊँगा आप लोगों को ऊर्जा और शक्ति, और उसके बाद हम बात करेंगे इन पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, स्टार्ट से लेके चलेंगे हम लोग। जहाँ से मैंने गति स्टार्ट की थी, गति के बाद हम लोगों ने विस्थापन देखा है, दूरी के बारे में चर्चा की थी, वेग के बारे में चर्चा की थी, त्वरण के बारे में, फिर बल पे आए थे, और बल के बाद हम कार्य पे चल रहे हैं। तो ये हमारा एक मैकेनिक्स का पार्ट है, लगभग हमारा ये पहला चैप्टर खत्म होने को है। तो आप लोग इस काम को कीजिए, पीछे का पार्ट रिवाइज कीजिए और तैयार रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो भी उसके बाद क्लास होगी उसमें मैं 40-50 क्वेश्चन एक साथ ही करवाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। जितने आए हुए क्वेश्चन है पीछे के, सिर्फ आए हुए क्वेश्चन करेंगे, जो एसएससी है या सीडीएस है या रेलवे मान लेते हैं, या रीट वगैरह में कोई क्वेश्चन। रीट में इतना मतलब हाई लेवल नहीं पूछा जाता साइंस का, रेलवे में सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं साइंस में, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो मैं हर एक एग्जाम के क्वेश्चन उठाने की कोशिश करूँगा। चलिए, धन्यवाद आज के लिए।